Hello student, welcome to my YouTube channel. Student, in previous class we have discussed about some basic concept of electrochemistry जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिसमें गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल की फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आदि को स्टडी किया था। फिर इसके बाद में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कि मैंने बताया था, इट इज़ द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और टू गेट रिड्यूस बाय एन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फिर अगर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन 1 यूनिटी लें एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर को अगर हम स्टैंडर्ड कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेल पोटेंशियल, जिसको हम ई सेल से डिनोट करते हैं। सेल पोटेंशियल हो जाएगा, इट इज़ द मेजर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी जब किसी दो इलेक्ट्रोड को जोड़ के हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिज़ाइन करते हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सेल पोटेंशियल कहलाता है। और सेल पोटेंशियल को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, यानी कि इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, वोल्टेज या वी होगी। सेल पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं दैट ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड एंड ई लेफ्ट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड। अब चूँकि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लीनियरली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम एनोड को लेते हैं और राइट हैंड साइड में कैथोड को लेते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं दैट ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड गिव द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। दूसरा आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स when the no current is supplied in the cell then the cell potential is called electromotive force। यानी किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं हो रही है तो उस केस में जो सेल पोटेंशियल है उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज़ द पुल और ड्राइविंग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पुल या जो ड्राइविंग फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या है, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो उनको मूवमेंट करवाता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब ई सेल की भी यूनिट वही होगी जो हम सेल पोटेंशियल के लिए ले रहे थे, यानी ईएमएफ को भी सेम यूनिट में मेजर करते हैं जो कि वोल्ट वी, या इसको हम जूल पर कूलाम में भी ले सकते हैं। जैसे डेनियल सेल के लिए यहाँ पे हमारे पास जो सेल है, यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 1.10 वोल्ट, यानी इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कितना होगा, 1.10 वोल्ट है। चूँकि यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसको 1 यूनिट ले रखा है और टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है वो स्टैंडर्ड है, तो वही सेल पोटेंशियल जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको हमने ई नोट से डिनोट किया है। तो इस ई नोट की वैल्यू यहाँ पे डेनियल सेल यानी जो गैल्वेनिक सेल है उसके लिए कितनी आ जाएगी, 1.10 वोल्ट आ जाती है। नाउ द मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल, यानी किसी भी सेल के लिए जो ई नोट सेल की वैल्यू है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये क्या करता है, किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं उन इलेक्ट्रोड्स का जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको कैसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड बाय डिजाइनिंग ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यानी किसी एक ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से पता हो, और उसके साथ जिस इलेक्ट्रोड के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या मेजर करना है उसको जोड़ के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिज़ाइन करते हैं।
तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हमने एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया। यानी इसके साथ दूसरे अननोन इलेक्ट्रोड को हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। अब यहाँ पे ई नोट सेल जो है वो क्या हो जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब जो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं, यानी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। यानी इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हम लेते हैं, किसी भी एसिड का 1 m कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें प्लेटिनम वायर जो कि एक ग्लास ट्यूब में फिटेड होता है, उस प्लेटिनम वायर को एज एन इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर दिया जाता है और यहाँ से एक एंड से हाइड्रोजन गैस है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसमें पास की जाती है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो सेल जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो ये वाली रिएक्शन होती है जहाँ पे H+ आयन प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दे गेट्स रिड्यूस एंड दे रिलीज हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ से आउटलेट चैम्बर से बाहर निकल जाती है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, यानी जो ई नोट वैल्यू है, वो ली जाती है 0 वोल्ट। यानी इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली हमने 0 वोल्ट और इसके साथ फिर दूसरे इलेक्ट्रोड्स को हम कंपेयर करते हैं। अब कैसे मेजर करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रोड हमें जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, जैसे यहाँ पे हमने जिंक इलेक्ट्रोड का ई नोट वैल्यू निकालनी है, तो उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया और दूसरी साइड जिंक इलेक्ट्रोड लिया जिसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने डिप कर दिया और दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो 1 यूनिट कंसंट्रेशन ले ली और दोनों जो है हाफ चैम्बर यानी जो रेडॉक्स कपल है उसको हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही सेल का सर्किट कंप्लीट होगा, सेल में रिएक्शन होगी और रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे देखो ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को बता रहा है। यानी जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो जो है वो किस साइड हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हो रहा है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जो डेनियल सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो हमेशा एनोड से कैथोड की ओर होता है। यानी यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है वो हमारा क्या हो जाएगा, एनोड, और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने ले रखा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड हो जाएगा। और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से वोल्ट मीटर से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है वो आ रही है यहाँ पे -0.76 वोल्ट। अब इस सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी Zn/Zn2+ और H+/H2, यानी ऑक्सीडेशन हाफ है वो हो जाएगा Zn से Zn2+ का बनना, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन हाफ में H+ आयन है वो रिड्यूस होकर किस में चेंज हो रहे हैं, H2 में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से ई नोट सेल जो है वो क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट सेल की वैल्यू हमारे पास यहाँ वोल्ट मीटर से आ गई जो कि -0.76 वोल्ट है। ई नोट कैथोड यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमने इसकी ले रखी है कितनी, 0 वोल्ट, और माइनस हो जाएगा ई नोट Zn2+/Zn मीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो यहाँ पे जो जिंक के लिए ई नोट वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास -0.76 वोल्ट। यानी जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होगा, -0.76 वोल्ट होगा। इसी तरीके से कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए भी हम निकाल सकते हैं। जब कॉपर इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है वो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ये एरो की जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रही है फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कहाँ हो रहा है,
कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड इज कैथोड। दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई नोट सेल की वैल्यू जो वोल्ट मीटर से मिल रही है वो कितनी है, 0.34 वोल्ट है। सेल का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से कर देंगे, H2/H+, यानी एनोडिक हाफ में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन रहा है, H+ बन रहा है, और कैथोडिक हाफ में Cu2+/Cu, यानी कॉपर आयन है उनका रिडक्शन होके कॉपर बन रहा है। तो इसके लिए जो ई नोट सेल है वही ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड है। ई नोट सेल की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.34 वोल्ट। ई नोट कैथोड जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड है, और ई नोट एनोड यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास ई नोट वैल्यू आई कॉपर के लिए, वो कितनी आ जाएगी, 0.34 वोल्ट आती है। यानी जब डेनियल सेल में हमने जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को लेके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, तो हम ये कह रहे थे कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या जो सेल पोटेंशियल है वो कितना आ रहा था, 1.10। तो वो कहाँ से आ जाएगा, +0.34 वोल्ट वैल्यू जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए है और जिंक के लिए थी -0.76 वोल्ट। तो वहाँ से ई नोट सेल जब हम निकालते हैं तो दोनों वैल्यू ई कैथोड और ई एनोड पुट करने पे वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1.10 वोल्ट आती थी। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड के लिए उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा है, करना क्या है कि सबसे पहले जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है उसको उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 यूनिट हो यानी 1 m कंसंट्रेशन हो उसमें ले लिया जाता है, और फिर उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके बेसिस पे हम एनोड और कैथोड का डिटर्मिनेशन करते हैं कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, और जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग से हमें ई नोट सेल की वैल्यू मिल जाती है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो यहाँ पे ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड दोनों में से कोई एक तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा और दूसरे की वैल्यू जो है वो उसके सेल पोटेंशियल से आ जाएगी। तो ऐसे सारे इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई नोट सेल की ई नोट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जब डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए हम ई नोट वैल्यू कैलकुलेट करके उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जब हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास एक सीरीज या टेबल बनती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे यहाँ पे एक टेबल ले रखी है, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने फ्लोरीन के लिए लिया है, इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए F से F2 का बनना, जिसकी ई नोट वैल्यू है +2.87, और यहाँ से जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू आ गई हमारे पास 0 वोल्ट, हाइड्रोजन से फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो और सबसे ज़्यादा नेगेटिव यानी सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो किसके लिए आ रही है, यहाँ पे लिथियम के लिए आ रही है। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके हम कई चीज़ों का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी सेल के लिए जो ई नोट सेल की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ई नोट सेल क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड है, तो कैथोड और एनोड की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे और उससे हम सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, यानी किसी भी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा वो भी हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसाइड कर सकते हैं। जिस इलेक्ट्रोड के लिए ई नोट वैल्यू पॉजिटिव होगी या हाई होगी, यानी या तो वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो या ज़्यादा हो, तो ज़्यादा वैल्यू वाला हमेशा कैथोड होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव हो या लो हो वो हमेशा क्या होगा, एनोड होगा।
फॉर एग्जांपल, हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिज़ाइन किया जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड और आयरन इलेक्ट्रोड लिया, यानी कॉपर और आयरन को लेके हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया। तो उस केस में जो कैथोड होगा वो कॉपर होगा, क्योंकि इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है, +0.337 या जो हमने अभी ली थी +0.34 वोल्ट आ रही है। और यहाँ पे आयरन जो है, आयरन को अगर हम एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो इसके लिए वैल्यू आ रही है -0.44 वोल्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है आयरन के लिए, तो ये तो एनोड हो जाएगा। और कॉपर है उसके लिए वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स वो कैथोड होगा। तो एनोड और कैथोड का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। थर्ड है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स जो है, यानी ई नोट वैल्यू के बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी को भी बता सकते हैं, जिसके लिए ई नोट वैल्यू लो होगी या नेगेटिव होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, जिसमें हम ये कहते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो वहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट है वो भी हम इस ई नोट वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं कि जिसके लिए ई नोट की वैल्यू कम होगी यानी नेगेटिव होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसके ई नोट वैल्यू ज़्यादा होगी या पॉजिटिव साइड में होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो उससे जो लेस वैल्यू वाला जो इलेक्ट्रोड या एलिमेंट है वो मोर वैल्यू वाले जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए उसके सेल पोटेंशियल और जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसके रिलेशन को बताती है। मीन्स इट इज़ द इक्वेशन दैट रिलेट्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, दैट may be half cell reaction और full cell reaction to the standard reduction potential। यानी किसी भी सेल के लिए जो ई सेल और ई नोड सेल है, या किसी इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उन दोनों का जो रिलेशन है वो हम नर्न्स्ट इक्वेशन से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेल रिएक्शन है हमारे पास, Mn+ यानी मेटल आयन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके वो रिड्यूस हो रहा है और M फॉर्मेशन यानी मेटल एटम फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके लिए अगर हम नर्न्स्ट इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन हो जाएगी दैट Mn+/M यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नोट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -RT/NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। यानी यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों का रिलेशन है। तो क्या है, E = E नोट -RT/NF, जहाँ पे R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन है, और F है फैराडे, यानी चार्ज जो फैराडे होता है, 1 फैराडे हमें पता है कितना होता है, 96500 कूलम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है उसकी। नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M यानी जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ यानी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन है। अब चूंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट M है वो सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड्स के लिए कंसंट्रेशन हमेशा 1 यूनिट ली जाती है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ M इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं दैट E इज इक्वल टू E नोट -RT/NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज Mn+ आयन। अब जो नर्न्स्ट इक्वेशन है डेनियल सेल के लिए अगर हमें लिखनी है तो डेनियल सेल में जो सेल रिएक्शन है वो ये होती है कि Cu2+ आयन प्लस Zn, प्रोडक्ट बनता है Zn2+ आयन प्लस Cu, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर आयन का रिडक्शन होता है। तो इसके लिए अगर हम
ई सेल और ई नोड सेल का रिलेशन देखें तो नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस आर टी बाई 2f। यहाँ पे n की जगह हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया। मीन्स इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और वही 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में यूज हो रहे हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज 2। तो 2f नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से हैं, Zn2+ आयन है और Cu है। क्योंकि कॉपर यहाँ पे सॉलिड है इसलिए हमने उसकी कंसंट्रेशन को 1 ले लिया, तो सीधे हमने यहाँ पे लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में यहाँ पे कॉपर आयन है और जिंक है, तो जिंक सॉलिड है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन 1m है, तो सीधे हमने Cu2+ आयन कंसंट्रेशन ले लिया। अब इस इक्वेशन में अगर हम R की वैल्यू पुट करें जो कि गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इसकी वैल्यू होती है। T जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन उसकी वैल्यू पुट कर दें। F जो फैराडे है जिसकी वैल्यू 96500 गुलाम है वो ले लें और जो नेचुरल लॉग है उसको बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन सब की वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059/2 log concentration of product that is Zn2+ ion divided by concentration of reactant that is Cu2+ ion। तो इस इक्वेशन से हम किसी भी कंसंट्रेशन पे यानी जो अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी है उस पे हम ई नोट सेल का यूज करके ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ई नोट सेल हमें पता है कितना आता है डेनियल सेल के लिए 1.10 वोल्ट है जो कि एक फिक्स वैल्यू है, और ई सेल अगर हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन चेंज कर रखी है तो उसका ई सेल क्या आएगा वो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। या सिंपली फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए सेल के लिए दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है। तो ये एक जनरल इक्वेशन हो जाएगी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए to correlate its cell potential with its standard cell potential। Now the equilibrium constant and the Nernst equation, यानी नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चूँकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो ई सेल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी उस टाइम सेल में कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। एंड द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दैट इज P/R इज इक्वल टू K विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई सेल की वैल्यू 0 जो हो जाए या P/R की जगह K हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन हो गई 0 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/n log K, या इसको हम लिख सकते हैं दैट ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591/n log K, और यहाँ से जो log K है वो हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो n ई नोट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई नोट सेल जो है वो उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, और इन दोनों की वैल्यू पुट करके हम log K की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर इस log K की जो एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेके उसकी हम K की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम
किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिब्स फ्री एनर्जी एंड नन्स्ट इक्वेशन। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होती है? इट इज़ द मैक्सिमम वर्क डन इन 1 सेकेंड, यानी किसी भी प्रोसेस में जो यूजफुल वर्क किया जाता है इन 1 सेकेंड वो क्या कहलाता है? उसका गिब्स फ्री एनर्जी है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें जो वर्क किया जा रहा है वो क्या है? एक तरीके से इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो उस इलेक्ट्रिकल वर्क को हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय सप्लाइड चार्ज। मीन्स डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एफ हो गया वही फैराडे। ई सेल इज द सेल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड द नेगेटिव साइन here it represents